दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज के अंदर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर जो क्वेश्चन आपके पूछता है। देखो, पेपर आपका कोई भी हो, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि उसमें गणित आती है तो उसमें सक्सेसिव पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और ये परसेंटेज के अंदर एक टाइप है और इससे इतने क्वेश्चन आते हैं जितने किसी सब्जेक्ट से ना आते हो। आप हिस्ट्री का पढ़ते हो, पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो, पता चला एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आए। इस अकेले से यदि हम बात करें तो इस अकेले लॉजिक से एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये लॉजिक है। परसेंटेज के अलावा बहुत सारी जगह यूज़ होता है। जैसे अभी आप रेगुलर जुड़े हैं, हमने अभी डिस्काउंट पे क्वेश्चन पढ़े थे, बेईमान दुकानदार वाले। कहीं ना कहीं आप देखो उनमें भी सक्सेसिव ही लग रहा था। उसके बाद पॉपुलेशन आधारित क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें भी सक्सेसिव ही लग रहा था। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें सक्सेसिव ही लग रहा होता है। तो आप सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो। 163 क्वेश्चन में से परसेंटेज के 100 से 125 क्वेश्चन, 100 से 115 क्वेश्चन जो हैं वो केवल सक्सेसिव आधारित क्वेश्चन पूछे। तो आप समझ रहे हैं, 76 शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे हैं परसेंटेज से, फिर बाकी सब तो पूछे ही है। इतना क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट से नहीं पूछ रहा होता। तो बड़ा अच्छा लॉजिक है। ध्यान से हम स्टार्ट से करते हैं, समझते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स आपके हर एक एग्ज़ाम में यही लेवल, यही चीज़ें होती हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी एप्लीकेशन पे तो रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं, तो आप एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, MPIQ अभिषेक सर के नाम से आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, स्टार्टिंग हम 5-10 मिनट थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जब आप किसी एक ही चीज़ को बार बार कुछ परसेंट बढ़ा या घटा रहे होते हैं तो उसका मतलब है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। आप एक ही चीज़ को कुछ परसेंट में बढ़ा रहे हैं। जैसे एक नंबर है, पहले भाई 100, आपने बोला कि एक नंबर 100 है, इसको 10% बढ़ा दो, तो आपने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। अब आपने बोला कि भाई एक काम करो, इस 110 को फिर से 20% बढ़ा दो, तो 110 का 20% 22 बढ़ाया तो 132 हो गया। अब आपने बोला कि एक काम करो, इसको फिर से कुछ और परसेंट बढ़ा दो। तो बार बार आप एक ही संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो ये कहलाता है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ यदि आप देखो तो आपकी संख्या 100 से बढ़ के 132 हो गई, तो कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 32। ये टोटल प्रतिशत परिवर्तन आ गया कि जब हम संख्या को 10%, 20% बढ़ा रहे हैं तो कुल 32% बढ़ जा रही है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये कुल प्रतिशत परिवर्तन ही निकालना होता है। और कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो ये कि हम 100 मान के कर लें, ठीक। जैसे मान लो आपने बोला कि हम एक संख्या को, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% फिर 25% बढ़ाया जाता है, आप कुल प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आपने मान लिया कि वो संख्या 100 थी, सर हमने इसको 20% बढ़ाया, 100 का 20% 20 ही आएगा तो 120 हो जाएगी। फिर आपसे कहा कि आप अब इसे 25% बढ़ाओ, तो आपने इसको 25% बढ़ाया, सर 25% मतलब 1/4 होता है, तो ये 30 आएगा, तो 30 बढ़ेगी तो 150 हो जाएगी। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन यदि हम देखें तो कितना आ गया सर? 50% आ गया। तो एक मेथड तो ये है, ठीक। एक दूसरा मेथड क्या है कि सर यदि आप किसी संख्या को X%, Y% बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुल प्रतिशत परिवर्तन, टोटल परसेंट चेंज का एक फॉर्मूला होता है, X + Y + X/100, ठीक सर। तो जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया तो 20 + 25 + 20 × 25/100, ठीक। सर ये कितना होगा? 45, ये आएगा 5, तो ये 50% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50%। सर ये 2 मेथड बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कह रहा होता कि किसी संख्या को मैंने 2% और 3% बढ़ाया, उसमें टोटल प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अब आपने यदि उसको माना कि 100 है, 100 का 2% बढ़ाओगे तो 102 होगा। 102 का 3% निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि अभी भी आसान है। 3% निकालोगे तो 3 दूनी 6, गुणा करोगे बटे में 100 तो 3.06 आएगा, जोड़ोगे तो 105.06 होगा।
तो कुल प्रतिशत परिवर्तन हम देखें तो 100 से कितना बढ़ गया, 5.06। ठीक, अब यदि इसको हम इससे करते हैं तो देखो x प्लस वाई, तो 2 + 3 5 और 2 × 3 6, सर 6/100। आप सबको पता है कि नीचे यदि 2 0 हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो 0.06 आएगा। तो भाई यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ ये मेथड ज़्यादा अच्छी है। ये नंबर बड़े सुंदर से थे, 20%, 25%, 40%, ये सुंदर सुंदर से नंबर होते हैं जो आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ यदि देखें तो यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीका ये है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीका ये था। ठीक, मतलब यदि आपके पास ऐसे नंबर लिखे हैं 2%, 3%, 11, 12, सपोज मैं इसकी जगह आपसे बोल देता कि 11% और 12% की वृद्धि है, आप 100 पे करोगे ना तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ करो तो 11 + 12, तो 11 + 12 कितना हो जाता है, 27 प्लस 11 × 12 तो 132/100, तो 1.32 आया, तो ये 24.32 हो गया ना। तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू है 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम फॉर्मूला लगा लें। ठीक सर, लेकिन जब हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, चलो ये भी लिखा रहने देते हैं, तो होता क्या है कि सर हमने ऐसी भी कई बार वैल्यू देखी हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है। ठीक है, कितना बढ़ाया हमने, 12.5%, और फिर उसमें हमने 11.11% बढ़ाया। अब जब ये संख्या लिखी है तो इसको आप यदि 100 पे करोगे तो लेंदी होगा, सर फॉर्मूले में रखोगे तो भी जोड़ने घटाने में तकलीफ है। तो अब मेरे पास एक तीसरा तरीका है कि हम रेशियो से कर लें। सर 12.5% का मतलब होता है 1/8। सर ये 1/8 हमें याद नहीं है, तो आप जाओ, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप जब जाएंगे आप लाइव क्लास में देखोगे तो अभी मैंने परसेंटेज की कुछ क्लास ली थी। ठीक है, परसेंटेज की क्लासेस हैं जहाँ पर परसेंटेज की ये जो क्लास है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो 1, 2, 3, 4 क्लास जो है इनमें मैंने सारी फ्रैक्शन कन्वर्जन ही पढ़ाया है कि किसी भी भिन्न को कैसे हम भिन्न में प्रतिशत को बदल सकते हैं। आप 3 क्लास देख लो। 12.5% 1/8 होता है, 11.11% 1/9 होता है। तो आपसे कह रहा है कि आपने एक संख्या को 12.5% बढ़ाना है। इसका मतलब यदि वो 8 थी तो 1 बढ़ाना है तो 9 होगा, वो 9 थी तो 1 बढ़ाना है तो 10 होगा। सर इनको गुणा कर लेते हैं, तो 9 से 9 कट गया, 2 से भाग करोगे तो 5/4। मतलब देखें फाइनली तो 4 से बढ़ के 5 हुआ, 1 बढ़ा 4 पे है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25% आएगा। तो यहाँ ये ज़्यादा सही तरीका है। ठीक, तो सर हमारे पास 3 तरीके दिख रहे हैं। सुंदर सा नंबर है, कोई भी तरीका लगाओ, मेथड आसान है, कर सकते हो। लेकिन जब वैल्यू ऐसी होंगी 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम वहाँ फॉर्मूले को प्रेफरेंस देंगे। और जब मेरे पास ऐसी वैल्यू होंगी जो भिन्न बन रही हैं, दशमलव में हैं, तो वहाँ हम रेशियो को करेंगे। हम ज़्यादातर ये 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं। ये 2 मेथड ही हमें यूज़ करनी है, एक तो फॉर्मूला और दूसरा रेशियो। ठीक, अब बात आ जाती है सर हम थोड़ा सा फॉर्मूले को और समझ लें। जैसे मान लो आपसे बोला कि एक संख्या को पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो टोटल परसेंट चेंज क्या हुआ, x + y + xy/100। ठीक, मान लो सर यदि होता कि एक संख्या को पहले x% बढ़ाया है फिर y% घटाया है, तो ये फॉर्मूला बनेगा x - y - xy/100। हमने जो घटाया उसको माइनस में लिख दिया। और यदि क्वेश्चन होता कि आप तीनों बार ही घटा रहे हैं, आपने दोनों बार ही घटाया, तो हम इसे x + y - xy/100 याद रखेंगे। देखो आप दोनों बार घटा रहे हो तो आप -x - y लिखोगे यहाँ पे, और माइनस इंटू माइनस प्लस xy/100 लिखोगे, तो हमने इस पूरे को माइनस से गुणा कर दिया ना, तो ये दोनों प्लस में हो गई, आ गया। तो यदि आप दोनों बार कम कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला, बढ़ा रहे हैं तो ये फॉर्मूला, एक बार कम कर रहे हैं एक बार बढ़ा रहे हैं तो ये फॉर्मूला। इसमें कई बार क्या हो जाता कि x और y की वैल्यू इक्वल हो, x और y की वैल्यू इक्वल हो। यदि x इक्वल है y के, तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, x और y इक्वल है तो 2x + x² जब दोनों बार बढ़ा रहे होंगे, एक बार बढ़ा रहे होंगे एक बार घटा रहे होंगे, तो x और x माइनस हो गया, ये -x² आएगा।
और दोनों बार घटा रहे होंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो सर जब दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आप यदि ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं भी रख रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अच्छे से याद रखिएगा कि यदि हम किसी चीज़ को 10% बढ़ा रहे हैं और फिर 10% घटा रहे हैं तो सर हमेशा उसमें कमी होगी। माइनस का मतलब कमी, डिक्रीज होगा, और कितना होगा 10 स्क्वायर बटे 100। तो ये याद रखना है, दोनों बार बढ़ाया दोनों बार घटाया तो आप यहाँ वैल्यू रख के भी कर लोगे, लेकिन ये याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है जब हम किसी चीज़ में दो बार कुछ प्रतिशत परिवर्तन कर रहे हों, दो बार हम उसको कुछ परसेंट बढ़ा रहे हों या घटा रहे हों। सर 3 बार में भी फॉर्मूला बनता है, यदि आप एक चीज़ को लगातार 3 बार कुछ परसेंट बढ़ा रहे हो। जैसे आपने बोला कि सर हमने पहले एक चीज़ को x% बढ़ाया, फिर हमने उसको y% बढ़ाया, फिर हमने उसको z% बढ़ाया। तो यहाँ कुल प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स बाई जेड बटे 10,000। ये फॉर्मूला होता है जब हम 3 बार किसी चीज़ को कुछ प्रतिशत परिवर्तन कर रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। हमें बस यही याद रखना है, यदि इसमें आप किसी चीज़ को कम कर रहे हैं तो आप उसको माइनस में लिख दोगे, किसी चीज़ को आप कम कर रहे हैं तो आप उसको माइनस में लिख दोगे। बाकी फॉर्मूला यही होता है, इसमें हमें कोई अपने मन से चेंज नहीं करना, यही फॉर्मूला है। आप इसमें ABCDEFG जो भी लिखना चाहो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक, अब ये फॉर्मूले हैं हमारे पास 2, और यदि रेशियो में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम रेशियो से करेंगे। लगातार क्रमागत जब भी आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं आप उन सब की रेशियो लिख के गुणा कर दो, इतनी सी कहानी है। बाकी क्वेश्चन करते हैं। हमने SSC GD के ही पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बेहतर क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन छांट के मैंने अच्छे लिए हैं, तो 20 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, कह रहा है कि अब 3 बार तक के लिए तो ठीक है, फॉर्मूला है। मान लो 3 से ज़्यादा बार भी बढ़ा रहा है तो आप रेशियो पे ही कर लो। किसी मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में आखिरी बदलाव क्या है? पहले 5%, 2% की कमी है, फिर 10 और 20 की वृद्धि है। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो भाई। पहले आप इन दोनों को फॉर्मूले में रख लो और इनका टोटल परिवर्तन निकालो, इनका टोटल परिवर्तन निकालो, फिर जो वैल्यू आएंगी उनको फिर से फॉर्मूले में रख दो। ठीक, या फिर आप रेशियो से करो। 5% 1/20 होता है, 20 में कम करोगे तो कितना आएगा? 19/20। 2% होता है 1/50, ये भी कमी है तो कितना आएगा? 49/50। ठीक, सर 10% होता है 1/10, ये वृद्धि करनी है तो क्या आएगा? 11/10। 20% होता है 1/5, ये बढ़ाना है तो कितना होगा? 6/5। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई, हमने पूरे रेशियो लिख लिया। अब हमें ये बताना है कि कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। पेपर का क्वेश्चन है, लेंदी हो कैसा भी हो, करना आपको पड़ेगा ही, बिना उसके आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक, तो ये करना तो पड़ेगा ही। तो आप माइंड सेट ये करो कि सर हमें करना है। मुझे दिख रहा है कि 2 से भाग चला जाएगा 3 बार, और कुछ तो भाग जाएगा नहीं। 5 × 5 होता है 25, और नीचे 3 0 आ रहे हैं, नीचे 3 0 आ रहे हैं। ऊपर ये वैल्यू बची, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को 49 से करते हैं तो यही आएगा। 11 9 99, तो 9 हासिल आई, 9 11 चौके 44, और 9 तो कितना आएगा? 53। तो 539 आ गया। 539 को 19 से कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको 3 से कर लेंगे। आप जैसे भी करना चाहो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना उसके काम बनेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 99 जा 171 होता है, 19 नंबर 171, तो 17 हासिल, 19 3 57। ठीक है, तो 57 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 74, तो 4 7 कैरी, 19 पंचे 95, जोड़ रहे होंगे तो 102 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 72 हो जाएगा, और ये 3, तो 25,000 से 30,723 हो गई। तो बढ़ी कितनी? 5,723, और बढ़ी किस पे? 25,000 पे। यही आपका आंसर है। 250 से भाग करना है, नीचे 250 दिया ही हुआ है, भिन्न में क्वेश्चन है।
250 से भाग करते हैं, 250 का 20 गुना होगा, 250 का 20 गुना होगा 5000, तो 20 से तो ज़्यादा बार भाग जा रहा है, तो 250 का 20 गुना तो 5000, और ये 723 है, मतलब 2 बार और जाएगा, तो 22 बार जाएगा, 250 का 22 बार होगा 5500, तो बचेगा 223/250, तो 22 सही 223/250 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अब देखो क्वेश्चन बहुत बेहतर, आप मैं हर बार ये कह रहा हूँ जो बच्चे लगातार जुड़े हैं कि आप पेपरों का एनालिसिस करो, आप 2022 के 23 के अलग अलग पेपरों के एग्ज़ाम के पेपरों देखो, आप कहीं का भी पेपर देने वाले हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंटर का, एग्ज़ाम का लेवल अच्छा हो गया है, क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, खास करके क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, तो बेसिक पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे। कह रहे एक वॉशिंग मशीन की कीमत 25,000 रुपये थी, लागत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% कम कर दिया, वॉशिंग मशीन में वर्तमान लागत। मैंने अभी आपको बोला कि जब हम किसी चीज़ को 20% बढ़ा रहे हैं, 20% घटा रहे हैं, अभी पढ़ाया सबसे लास्ट पॉइंट यही बता रहा था, यदि आप 10% बढ़ाते हैं, 10% घटाते हैं तो कमी होगी, और कमी होगी 10²/100, तो यहाँ 20% बढ़ाया, 20% घटाया तो कमी होगी, और कमी होगी 20² सर 400/100 मतलब 4% की कमी। मेरे पूछा कि वर्तमान कीमत बताओ, सर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 में 4 कम करोगे तो वो 96% बचेगी, तो या तो आप 25,000 का 96% निकाल दो, या तो 25,000 का 96% निकालो, या 25,000 का 4% निकाल के घटा दो। सर 25,000 का 4% होता है 25 चौके 100, ठीक है, 25,000 का 4% निकालना है तो 25 चौके 100, इसमें से आप 1000 घटाओगे तो ये 24,000 बचेगा। कितना बचेगा? 24,000 बचेगा, मतलब जो कीमत है वो कितनी होगी? 24,000 होगी, तो 24,000 आंसर आएगा। बढ़िया, आगे बढ़े। कह रहे कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती, फिर 40 की वृद्धि। सर 40 की कमी 40 की वृद्धि, तो कमी ही होगी 40² 4 16 होता, सर 16% की कमी आएगी। मेरे से कमी ही पूछ रहा था, मेरे से क्या पूछा था? कमी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कह रहे कि कार की कीमत पहले 5, 10 और 20% बढ़ जाती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन, मतलब आपको टोटल चेंज बताना है। सर 3 बार बढ़ाया है, 3 बार का फॉर्मूला लगा दो या रेशियो से कर लो। 3 बार का फॉर्मूला क्या था? x + y + z, तो 5 + 10 + 20। सर 5 + 10 15 + 20 35, x + y + z 5 + 10 + 15, सॉरी 5 + 10 + 20। फॉर्मूला याद है तो अच्छा है, नहीं याद है 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बोल बोल के यूज़ करो, बोल बोल के यूज़ करो, याद हो जाएगा। फिर फॉर्मूला है x y, 5 × 10 50, फिर है सर y z 10 × 20 200, फिर है z x 20 × 5 100, तो सर 350/100, 350/100 मतलब 3.5%, तो 35 और 3 38.5%। सर 38.5%, तो 38 के साथ एक ही ऑप्शन है तो यही लगाओगे। अब आप बोलो सर फॉर्मूले में तो एक और पॉइंट था, तो देखो ये जो पॉइंट था फॉर्मूले में 3 बार की वृद्धि में, ये लास्ट पॉइंट था x/z/10,000। सर 10,000 बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत छोटा नंबर कर देगा। होगा क्या कि x/z/10,000 था, अब 10,000 में पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे, इतना क्लोज ऑप्शन कभी नहीं देता, इतना क्लोज ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि दशमलव के बाद 4 अंकों तक ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो हम तीसरी वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू को इग्नोर कर भी दोगे तो भी चलेगा। तो फॉर्मूला हमने केवल पहले 2 स्टेप लगाए, x + y + z प्लस xy yz zx/100। सर लास्ट को यदि हम इग्नोर कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं करना कि बड़े नंबर हो, मान लो ये 5, 10, 20 की जगह 50, 100, 200 लिखा होता, तब इग्नोर नहीं करोगे, तब करना पड़ेगा। चलो, फिर एक मोबाइल फ़ोन इतने रुपए में खरीदा, इसके मूल्य में 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है 2 वर्ष बाद, मतलब मुझे इसकी कीमत 2 बार 20% कम करनी है। सर 20% कम करनी है, तो फॉर्मूला लगा लो, 20 + 20 - 20 × 20/100। तो यदि मैं देखूं तो 40 - 4
36% कम होगा। तो ये 15,500 है, 36% कम करोगे, कोई वैल्यू 100% होती है, 36 कम कर दोगे तो कितनी बची रह जाएगी? 64% बची रह जाएगी। 100 कम होती है, 36 कम कर दिया, 64% बची रह जाएगी। इसको बस कैलकुलेट कर लेना है। अब इसके लिए आप डिजिट सम, इकाई अंक, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये कैलकुलेट किया, 6 4 10 1 आ गया, ये 2 आ रहा है। सर इसके अंकों का योग 2 है, इसका 8 है, इसका 4 और 3 7 है, इसका 3 है। मैंने आपसे बोला आप इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पढ़ लो। इकाई अंक का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है या डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप जाओ, ठीक है, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पढ़ो। प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखना, तो प्लेलिस्ट में आपको, ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो सेकंड नंबर पे है, एसएससी जीडी वाली, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको इसमें डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिख जा रहे होंगे। ये डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डले हैं, 1.5 घंटे मैंने इसको पढ़ाया है, आप इसको देख सकते हैं, डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो प्लेलिस्ट में जाएं, इसको पढ़ लें। डिजिट सम बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपके जीवन को बड़ा आसान बना देगा, ठीक। देखो आप क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। बाकी गुना करना कर लो भाई, 15 से कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। कह रहा है कि जय के पेटीएम में 500 रुपये हैं, पहले बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की, प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो एक और बात समझो, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, जैसे आपके पास पहले 15,500 रुपये था। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, पहले 20% की दर से मूल्यह्रास होता है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 20 कम करोगे तो 80 बचेगा। तो पहले साल में 20 कम हुआ, 80 बचा। अब पहले साल में जो वैल्यू बची वो भी अपने आप में तो 100% है, इसको फिर से 20 कम करोगे तो फिर से कितनी बचेगी? 80 ही बचेगी। तो देखो ये 64 ही आया, 8 8 64 जैसे वैसे आया था। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी तरीका सही ही है, ये भी अच्छा तरीका है। यहाँ भी देखो, जैसे कीमत कितनी है? 500, पहले बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि होनी है, ठीक। और आपसे परसेंटेज में ही पूछा है, तो फिर इसके लिए वैसे करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो फॉर्मूला लगाओ, पहले आपने 20 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, 20 गुणित 25/100। तो मुझे पता चल गया कि मेरी संख्या कितनी बढ़ेगी। मेरी संख्या 25, 20 और 5 50% बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? 50%। लेकिन मान लो यदि उसने नई संख्या पूछ ली होती तो हम 500 पे भी कर सकते थे कि 500 लिख लेते 500 लिखते, फिर आप उसको लगातार बढ़ाते जाते। लेकिन यहाँ सीधा फॉर्मूला हो गया, पहले मैंने संख्या को 20% बढ़ाया, फिर मैंने 25 बढ़ाया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर आपका आ जा रहा है। चलिए, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, बड़ी संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो 10 बढ़ाया, 20 कम किया, 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। तो ये 0 कट गया, 10 माइनस 20 ऋण 10 और ऋण 2, तो ऋण 12% आएगा, मतलब 12% की कमी होगी। वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, फिर 30% की कमी है। तो सर यहाँ क्या होगा? 30 का स्क्वायर बटे 100 और ये कमी ही होगी, तो आपको 9% की कमी आएगी। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ 9 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 9% की कमी आएगी। यही है, 30 वृद्धि 30 कमी की है। कर एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है, इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य कितना होगा? सर हर बार इसका मूल्य मुझे 5% क्या करना है? घटा देना है। हर बार 5% घटाना है, और मुझे प्रतिशत परिवर्तन नहीं पूछ रहा, मेरे से नया मूल्य ही पूछ रहा। तो ये 46 40 000 है। सर 5% होता है 1/20, तो पहले 20 में 1 कम करोगे तो 19 आएगा, दूसरे बार फिर करोगे और तीसरी बार फिर करोगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि आपको ऐसा कितने बार करना है? 3 बार। क्वेश्चन में लिखा 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य बताना है। अब देखो, इसको कैलकुलेशन करने जाएं तो भी आसान है,
यूनिट जेड से सोच सकते हैं, ठीक है। यूनिट जेड से यदि सोचें 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो तो हमने काट दिए, ये 8 से भाग करते हैं तो 8 पंचे 40 और 8 अठियाँ 64, तो ये बचेगा, ये बचेगा। इसको गुना करते हैं, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 8 72, तो इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक हमें क्या चाहिए? 2। तो इकाई अंक 2 के लिए क्या करोगे? इकाई अंक 2 चाहिए तो इकाई अंक 2 देख लो कहाँ मिल रहा है। सर अब इकाई अंक 2 दो ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन तो छट गए, लेकिन देखो इसमें तो ये पॉइंट लगा रहा है, पॉइंट में कहीं कहानी दिख ही नहीं रही है, तो आपका आंसर केवल इकाई अंक से आ गया। आपका आंसर जो है वो केवल इकाई अंक से आ गया, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका आंसर इकाई अंक से आ जा रहा है। यदि इकाई अंक से मान लो नहीं आता तो हम अंकों का योग लगा लेते, नहीं आ रहा होता तो बेसिक कैलकुलेट कर लेते, ठीक। चलो 350 में पहले 20% की वृद्धि फिर 25% की कमी की जाती है, बनने वाली नई संख्या बतानी है। संख्या बतानी तो सर 350 के साथ शुरुआत करते हैं। 20% होता है 1/5, वृद्धि तो 5 में 1 बढ़ाओगे तो 6/5। ये चीज़ हमें समझ आ जानी चाहिए, ये परसेंटेज फ्रैक्शन हमें लिख के नहीं करना, ये बिना लिखे होना चाहिए। पहले 20% की वृद्धि की तो 6/5, 25% की कमी की तो 4 में 1 कम करोगे तो 3/5। पहले 20% की वृद्धि थी, 25% की कमी थी तो 25% 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है, 4 में 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 3/4। अब भाग कर लेना है, भाग करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि 5 से भाग जाएगा 70 बार, ठीक। यहाँ 4 है तो देखो 1 2 से 3 बार चला गया, 2 बचेगा तो उससे कितने बार चला जाएगा? 35। तो 9 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर डी बनेगा, ठीक। बाकी फिर से कैलकुलेशन को आप यदि चाहो तो आप इकाई अंक से भी सोच सकते थे। यहाँ पे देखो इकाई अंक कितना आएगा? 6 3 18, 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये 0 ही आ रहा है, 5 चौके 20, तो उस केस में फिर आपको 0 आ रहा है तो फिर 5 बनना चाहिए, तो वो बन जाएगा। बाकी आप अंकों का योगफल भी यहाँ लगा सकते थे, अंकों का योगफल बढ़िया आसानी से दिख रहा है। नीचे तो 5 चौके 20 तो 2 हो गया, 2 के लिए हम 5 से गुणा करते हैं, 6 3 18 मतलब 9 आ रहा है। तो वैसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 9 हो, तो मैंने तीनों तरीके से बता दिया, इकाई अंक से भी, अंकों के योगफल से भी, और कैलकुलेट तो हमने किया ही है। पहले 30% की वृद्धि, पुनः 30% की कमी, ठीक। तो आपको पता 30 वृद्धि 30 कमी मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए। अच्छा देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। पहले 30 बढ़ाया फिर से 30 बढ़ाया, अब वापस मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाना चाहिए? सर मैंने 30 और 30 बढ़ाया 2 बार, तो 30 + 30 + 30 × 30/100। ये कैलकुलेशन फॉर्मूले में बिना रखे भी हो सकता था। 60 और 9 69%, मतलब संख्या आपकी 100 थी तो 69% बढ़ के 169 हो गई। कह रहा है कि हमें मूल संख्या वापस चाहिए, हमें वापस चाहिए कि मूल संख्या मिल जाए, कितना कम करना पड़ेगा? तो 169 को कितना कम करने की 100 मिल जाए? 69। और किसको करना पड़ेगा? 169 को। ये आंसर होगा। 169 को 69 कम करोगे तो मिलेगा। अब 169 को कम करना है, बड़ी हुई को कम करना, तो 169 पर कम होगा। अब सर इसका प्रतिशत मान बताना था। अब देखो ध्यान से लगभग सोचना पड़ेगा, ऑप्शन भी बहुत दूर नहीं है, फिर भी ठीक है। ये 40.8 है, ये 48 है, ये 42 है, 38 है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर तो है, 2 का अंतर तो है ही, मतलब थोड़ा बहुत तो हम अप्रॉक्सीमेट सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना होता है। अब 69 को यदि मैं 70 मान लूँ और इसे 170 मान लूँ, यदि मैं इसे 70 मानूँ और इसे 170, तो ऊपर हमारे पास 700 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ऊपर 700 हो गया, नीचे 17। 17 से भाग करते हैं तो 17 चौके 68, कितना बचेगा सर? 2, तो 20, तो 17 एकम 17, मतलब 41 दशमलव कुछ आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 41 दशमलव कुछ। अब हुआ क्या कि हमने 169 को 170 मान लिया, मतलब एक्चुअल में जो हमारा आंसर आ रहा है वो वास्तविक आंसर से थोड़ा कम आ रहा है। हमने बढ़ा दिया ना, भिन्न में डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो आपका रिजल्ट कम हो जाएगा, तो आपका वास्तविक से कम आ रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए।
तो आंसर होगा 42.8%। ठीक है, लगभग यदि हम सोचते हैं तो 42.8% आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया सोचने का, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना है, मैं आपको उसके भी तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं। सर दूसरा क्या तरीका हो सकता था? दूसरा तरीका हो सकता था कि हम 169 का लगभग निकालें। सर 169 का 10% होता है 16.9। 10% क्या होता है? 16.9। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं केवल 169 को 170 मान रहा हूँ। यदि ये 170 है तो इसका 10% होता है 17। 17 का मैं 4 गुना करता हूँ, तो 17 चौके 68, तो फिर केवल बचेगा ऊपर 1। 17 चौके 68 ऊपर 1, मतलब ये 40% तो 68 हो गया। अब बचा 1। मुझे ये सोचना है कि 170 का कितना परसेंट है। ठीक है, 1 पे बस ध्यान देना मुझे। तब 1 पे मैं सोचता हूँ। ठीक, तो 1/17 पर मुझे ध्यान देना। तो 1/17 का कितना परसेंट होगा, इसको जब सोचने जाओगे तो आपको दिख रहा है कि ये लगभग 1% से थोड़ा ज़्यादा। जैसे 170 है, 170 का 1% निकालते हैं तो ये आता है। 170 का 1% निकालते हैं तो ये आता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक, तो बस इतनी सी बात आपको सोचनी है। बाकी आप भाग दे के भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट सोचना है, और नहीं तो फिर आपको लगता है कि आपको 169 का पहाड़ा आता हो तो आप 169 के पहाड़े से भी भाग दे सकते हैं कि 169 से ही आप भाग कर दो, 169 के पहाड़े से आप भाग कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है। तो फॉर्मूला में वैल्यू रख दो सर, 15 बढ़ाया 25 घटाया, ऋण 15 गुणित 25/100। 15 गुणित 25/100, तो 15 माइनस 25 क्या आएगा? ऋण 10। ये भी ऋण में आएगा। 25 चौके 100, 4 से भाग करोगे, 4 तिया 12, 3 बचेगा तो 7/5, तो 13.75% कमी होगी। 13.75% क्या होगी? कमी। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यदि आप समझ पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लग रहा है कि मेहनत है, तो एक बार वीडियो को शेयर करते हैं। आपके जो भी स्टेटस वगैरह हैं, जहाँ भी आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब जगह फैलाओ, और एटलीस्ट एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं। एक वस्तु की कीमत को 8% की कमी हुई, 12% की वृद्धि। तो सर 8 कम है, 12 बढ़ाना है, तो -8 लिखोगे, 12 प्लस में लिखोगे, +8 इंटू माइनस लिखा आएगा यहाँ। हाँ, यहाँ माइनस लिखोगे। हाँ, एक बार कमी की है और एक बार बढ़ाया है। ठीक है, तो -8 है, 12 प्लस में, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 में, ये 12 96/100, तो 0.96, तो 3.04%। क्या आएगा? 3.04%। तो अनुमानित प्रभावी परिवर्तन क्या होगा? 3.04। अब देखो ये मत लगा देना, ये 3.04% आ रहा है, तो ये 3% के बराबर होगा, 3.5 थोड़ी हो जाएगा। ठीक, 8% कम हुआ, 12 बढ़ाया, तो ऋण 8 + 12, ऋण 8 गुणित 12/100, तो ये 4 प्लस में आया, ये माइनस में आया। घटाओगे तो 3.04, 3.5 के बराबर नहीं होगा, तो लगभग 3 ही लगाना है यदि अनुमानित मान लगाना है। तो एक संख्या को पहले 20 बढ़ाया, 20 घटाया, तो 20² 100, तो 4% कमी, 4% कमी। देखो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन पेपर के ही हैं, उठा के मैंने रख दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए। कह रहे कि किसी वस्तु की कीमत 2020 से 21 तक 10% बढ़ती है, 21 से 22 तक 15% बढ़ती है, 20 और 22 की कीमतों में 35 रुपये का अंतर है। वस्तु की कीमत 2021 में क्या थी ये पूछ रहा। ठीक है, मुझे अंतर पता है सर, मैं मान लेता हूँ कि पहले संख्या 100 थी, या परसेंटेज पे ही कर लेता है। ठीक है, पहले 20 से 21 बढ़ी एक बार, फिर 21 से 22 2 बार, तो टोटल कितना बढ़ गई? 10 + 15 + 10 गुणित 15/100। पहले मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, तो ये 25 और 1.6, तो 26.5%। सर कुल 26.5% बढ़ गई है। तो बढ़ गई है मतलब ये अंतर ही बता रहा है कि पहले 100 थी और 26.5% अब बढ़ जाएगी, और मुझे इस अंतर का मान 35 पता है।
तो 26.5% का मान मुझे कितना पता है 35। और मेरे से क्या कह रहा है कि 21 में बताओ। मुझे पता है कि 2020 में यदि 100 थी तो 21 में 10 बढ़ के 110 हो गई, मतलब मुझे 110 का मान बताना है, 110 का मान बताना है। तो 35 को 26.5 से भाग करोगे, 110 से गुणा करोगे, 110 से क्या करोगे गुणा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को करने का एक और तरीका हो सकता था कि मान लो कि पहले 100 है सर, पहले 10% बढ़ाओगे तो 110, फिर 110 को 15% बढ़ाओगे तो 110 का 15% निकालना है तो 16.5 आएगा, तो 126.5 होगा। तो आपने देख लिया कि कितना बढ़ गई 26.5 और 110 का निकालना है, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। अब करना कैलकुलेट है सर, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ गया, 11 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा सर। अब 11 से भाग जा नहीं रहा है और मेरे से पूछा है लगभग मान पूछा है, मेरे से क्या पूछा है लगभग मान बताना है, ठीक है। लगभग मान पूछता है तो एक तो इकाई अंक नहीं लग पाएगा, अंकों का योग नहीं लग पाएगा, आपको करना ही पड़ता है। लगभग मान में परेशानी बस यही है। तो पॉइंट हटाया तो 0 तो बढ़ गया, 5 से भाग करते हैं, 5 25, 5 दिया 15, 5 7 35, ठीक है। तो ये आ गया 7700/53। अब हमें लगभग सोचना है, लगभग हमें सोचना है, ठीक है। तो 53 से ही भाग करते हैं, 53 से एक बार जा रहा होगा तो 7 - 5 2 और 4 बचेगा 240। मुझे दिख रहा है कि 5 का 4 बार, 5 चौके 20 होता है तो ये 14 आया, ठीक है। तो 1 4 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो हम यहीं रुक जाते हैं, कहीं और नहीं बढ़ना। 1 4 के साथ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हम यहीं रुक गए, कहीं और नहीं बढ़ रहे। चलो, कह रहे कि पहले 13% बढ़ाया फिर 13 घटाया, तो 13 का स्कोर 169/100% कमी, तो 1.69% क्या होगा कमी होगा, 1.69%। यहाँ ऑप्शन गलत है, ये भी देखो। अच्छा, ये ऑप्शन ये लगेगा, ये 16.9 लिखा, 1.69% की कमी होगी। 13 का स्क्वायर बटे 100 तो 1.69% की कमी होती है। मार्च महीने में एक कर्मचारी की सैलरी 7500 रुपये है और कंपनी हर महीने उसकी सैलरी 2% बढ़ाती है। मई में बताओ, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ठीक है। 2 बार बढ़ेगी, 2 बार बढ़ेगी 2% सर। पहले कितनी थी 7500, 7500 का जब मैं 2% निकालूंगा तो 75 × 2 तो 150 आएगी। 7500 का 2% निकालना है, चलो लिख के निकाल दे रहा है, ज़रूरत नहीं थी। 75 × 2 150 आएगी सर। 150 बढ़ाओगे तो ये 7650 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7650। फिर इसका फिर 2% बढ़ा लोगे, ठीक। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका सर 2% 2 बार बढ़ाओगे तो फॉर्मूला रखो 2 + 2 तो 4, 2 × 2 बटे 100 तो 0.04, मतलब 4.04% बढ़ जाएगी। तो 7500 का 4.04% निकाल दो, ठीक है। एक तरीका ये है। और एक और बेहतर तरीका है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 4.04% बढ़ गई तो वो 104.04% हो जाएगी, 104.04% होगी, ठीक। इसमें फ़ायदा क्या है कि सर हम अंकों का योग लगा सकते हैं, ठीक है। अंकों का योग लगा सकते हैं, अंकों के योग से हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 7 5 12 तो 3 आया, 4 4 8 1 9, अब 9 आ रहा है, 7 3 10, 8 18 9 है, 6 4 10, 1 8 9 तो इसका 4 है, 4 4 8 8 16 और 3 19 तो इसका 1 है, ठीक है। 8 3 11 तो 2 और 8 तो इसका भी 1 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो इस तरीके में फ़ायदा ये है कि आप कभी भी कैलकुलेशन का एक स्टेप बनाओ, उसमें आप कैलकुलेशन के लिए और ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई हम इकाई अंक से सोच सकते हैं, हम डिजिट सम लगा सकते हैं, ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे पता था 2% बढ़ाओगे तो 4.04% बढ़ जाएगी। कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, बढ़ के 104.04% हो गई। 3 साल में एप्पल लैपटॉप की कीमत इतने रुपए से घटकर इतनी हो जाती है, मूल्यह्रास की वार्षिक दर बताओ। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना।
मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक वैल्यू को 10% 2 बार बढ़ाया जाता है, तो उसे जब 10% बढ़ाओगे तो 11/10 आएगी, 11/10। दोनों बार एक सा ही रेशियो आया ना, तो जब आप ये गुना करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यदि हम 3 बार 10% बढ़ाते हैं तो ये 11/10 का क्या होगा? क्यूब होगा। 11/10 का क्या होगा? क्यूब होगा। या घटाते हैं तो कभी भी यदि आप बार बार, सपोज हमने किसी चीज को x% बढ़ाया और x% बढ़ाने से उसका रेशियो a/b है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप x% 3 बार बढ़ाते हो तो a/b का क्यूब हो जाएगा। a/b का क्या होगा? क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे कि 3 साल में लैपटॉप की कीमत इतने से बढ़कर इतने हो गई, मूल्यह्रास की वार्षिक दर बतानी है। तो यहां हर बार एक ही कीमत बार बार एक ही % घट रही होगी। मान लो हर बार x% की कमी होती है, तो सर यदि हर बार x% की कमी होती है और x% कम होने से रेशियो a/b आता है, तो ऐसा 3 सालों तक हुआ, मतलब a/b का क्यूब होगा। सर जब हम ये भिन्न लिख रहे हैं तो यहाँ जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर, ये उसकी प्रारंभिक कीमत बता रहा होता है और अंश न्यूमरेटर उसकी फाइनल कीमत बता रहा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक कीमत जो है वो 1331 ये थी और फाइनल कीमत ये है। और ये पक्की बात है कि सर ये किसी का क्यूब है, ये 0 कट गया, ये तो 11 का होता है, ये 9 का, तो मुझे a/p पता चल गया। मतलब जब मैंने संख्या को x% घटाया तो 11 से 9 रह गई। कितनी घटी? 2। घटी किस पे? 11 पे। सर ये 18.18% होता है। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आपने पढ़ा है तो उसमें जब हमें ब्याज की दर निकालनी होती है तो वहाँ हम यही करते हैं, मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख लेते हैं। यदि 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल, 3 साल का क्वेश्चन है तो घनमूल निकालते हैं। यहाँ देखो आपने 3 बार बढ़ाया था ना, तो आपने क्यूब रूट निकाला है। कह रहा है कि सर किसी घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से घटता है। घर का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 साल बाद बताओ। मुझे पता है कि वर्तमान मूल्य ये है, ठीक है। हर बार 10% घटाना है, तो पहले घटाओगे तो 9/10, फिर घटाओगे तो फिर 9/10, फिर घटाओगे तो फिर 9/10, यही तो आएगा। अब इसको बताना कि ये कितना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। सर इसको गुणा करना है तो ठीक है, 9 का क्यूब याद है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अंकों का योग लगाओ। इसके अंकों का योग 9 आएगा। 6, 3, 9 और 9, इसके अंकों का योग तो 9 है। 8, 2, 10 तो ये 1 है। 6, 4, 10 तो ये भी 1 है। 6, 2, 8 तो ये 8 है। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 है और कोई है ही नहीं। तो अंकों का योग एक बार पढ़ लो, आपका समय बचने लग जाएगा, आप सीख जाओगे। तो वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 पैंथर थे। अगले वर्ष 2% की वृद्धि होने की आशा है। तो वर्ष 2022 में संख्या, तो हमें केवल 550 का 2% बढ़ा देना है। 550 का 2% आप निकालोगे तो 55 का दुगुना 110/10 तो 11 आएगा। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 66। 11 बढ़ा देना है तो 561 होगा। क्या होगा? 561। 11 बढ़ाना है, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन है। 21 अच्छा और है, एक और है, चलो इसको और देख ही लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ गया क्वेश्चन। इक्कीस क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कार की कीमत इतनी है, इसका मूल्य 10% घटा, दूसरे वर्ष में 15% घटा। अब आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन सरल सा है, आप कर लेना और सभी इस क्वेश्चन का एक आंसर मुझे लास्ट में कमेंट में बताना। 20 मैंने बता दिए, एक ही क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि किसका क्या आंसर आ रहा है। तो आज की कहानी इतनी ही। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप लगातार पढ़ते रहें। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। बाकी हम फिर से जुड़ेंगे और फिर से आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तब तक कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, MPIQ ऑफिशियल, वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। MPIQ
IQ ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली है, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी, क्वेश्चन की भी PDF है, क्वेश्चन के नोट्स की भी, क्लास की जो PDF है वो भी आपको मिल रही है। और रेगुलर क्लासेस ये होंगी, आपको सारे टॉपिक के हर एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करा जाएंगे। तो यूट्यूब पे पहली बार है कि पूरा कंप्लीट A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत कॉमन सी चीज़ें पढ़ा देते हैं हम। A to Z कोई भी चीज़ जो है, जो टॉपिक बनते हैं, जो टाइप बनते हैं, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और A to Z सारे SSC GD के पूरे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।